Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. I'm again continuing the series all previous year questions NEET and this time the topic is thermodynamics. अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं these are from 2010 to 2024 2010 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे है. This particular question is from NEET 2024 पेपर. आपसे कहता है क्या है correct the choose the correct statement for the work done in the expansion and the heat absorbed or released when 5 liter of an ideal gas at 10 atmosphere pressure is isothermally expand into a vacuum until the volume is 15 लीटर. अच्छा वैक्यूम वैक्यूम की अगर बात कर रहा है ना तो फिर तो आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है. आपको क्या जानना चाहिए सुनना जरा. वैक्यूम की कहानी ऐसी होती है कि भाई आपसे कह रहा है कि आपके पास लेट से कि कोई आपके पास ये बीकर है ऐसा मान लो. ठीक है और ये बीकर है और ये मान लो दूसरा कोई बीकर है और एक इस बीकर में तो लेट से कोई गैस है और इस बीकर में कोई गैस नहीं. इवन यहाँ पे कुछ भी नहीं है हवा भी नहीं है यहाँ पे वैक्यूम है. तो अगर ऐसी कहानी आ जाती है तो जब ये गैस एक्सपैंड करेगी मान लो आपने इसको ओपन किया गैस इधर से इधर भागेगी एक्सपैंड करेगी. तो जब ये गैस एक्सपैंड करेगी तो एक्सपैंड करने के लिए यहाँ इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है. इवन यहाँ रोकने के लिए हवा भी इसके पास नहीं है. जिसकी वजह से इस केस में होगा क्या ना इस केस में जो आप पी एक्सटर्नल बोलते हो जो एक्चुअली में आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो इस गैस को एक्सपैंड होने से रोकता है वो पी एक्सटर्नल ही जीरो हो जाता है. और जब पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पड़ा था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जिसकी वजह से वर्क डन भी जीरो हो जाता है. तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया पी एक्सटर्नल भी जीरो हो गया. और क्या कह रहा है आइसोथर्मल कंडीशंस कह रहा है. आपको ये भी पता होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. तो सिंस आइसोथर्मल है आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या होता है डेल्टा टी जीरो होता है. तो सिंस डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया. तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया डेल्टा टी भी जीरो हो गया डब्ल्यू भी जीरो हो गया पी एक्सटर्नल भी जीरो हो गया. ये हमसे किस किस चीजों पे कमेंट करने को कह रहा है हीट एब्जॉर्ब और वर्क डन. अच्छा हीट एब्जॉर्ब को ही बात कर लेते हैं. हीट एब्जॉर्ब की अगर बात करो तो आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. और अभी अभी आपको बताया गया कि डेल्टा यू जीरो है. अभी अभी आपको ये भी बताया गया कि डब्ल्यू भी जीरो है तो ऑब्वियसली क्यू भी जीरो है. तो इस केस में क्या होता है जब आपके पास एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा हो अंडर वैक्यूम तो उस केस में आपकी सारी चीजें जीरो हो जाती है जो जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है. ठीक है ना. इसको फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं. फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं इस केस को. फ्री एक्सपेंशन का मतलब यही हो गया कि ये फ्रीली एक्सपैंड कर रही है इसको रोकने वाला कोई नहीं है. इवन हवा भी नहीं है जो इसको रोके. ठीक है ना. तो यहाँ पे वैक्यूम वाला केस है तो बस सब कुछ जीरो हो जाएगा. ऐसा कुछ ऑप्शन चूज करने की कोशिश करो जिसमें दोनों चीजें जीरो दे रखी हो. दैट्स व्हाई आंसर शुड बी क्या वर्क डन विल बी जीरो एंड हीट विल आल्सो बी जीरो. दोनों ही चीजें जीरो होंगी. दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर. और आपसे कहता क्या है कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है. आप ध्यान से सुनना. एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है जब भी कभी Q आपका हीट जो है वो हीट अगर आपका कभी कैसा हो पॉजिटिव हो. ठीक है तो ये रिप्रेजेंट करता है हीट एब्जॉर्ब को. और अगर आपका Q आपका नेगेटिव हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको हीट रिलीज को. तो इसका मतलब है कि जो हीट एब्जॉर्ब होता है उसी को तो बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस और जो हीट रिलीज होता है उसके बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो अगर देखा जाए तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को कब होगा जब आपका Q कैसा हो पॉजिटिव हो. तो Q पॉजिटिव मतलब डी ऑप्शन ट्रू है. और अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करो तो डेल्टा H कैसा होना चाहिए उसके लिए भी सेम बात होती है. डेल्टा H अगर आपका पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर डेल्टा H आपका नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट विल रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये सारी कहानी शायद आपने आई होप पढ़ी होगी. ऐसे एनर्जी प्रोफाइल पढ़ा होगा. इधर अगर मैं एनर्जी ले लूं इस एक्सेस पे और इस एक्सेस पे अगर मैं इस तरीके से कोई रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं कोई रिएक्शन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ऐसा करके ये दिखाऊं कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है तो हम क्या बोलते थे आपको याद होगा यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी दिस रिप्रेजेंट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट और यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी दिस रिप्रेजेंट द डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट. तो अगर मैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देता था कि डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट कर देता था तो ऐसा करने से ओवरऑल डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पकड़ में आता था. यही तो कहानी होती थी. और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट कम है डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ज्यादा है तो इसलिए ओवरऑल ये आपको नेगेटिव नजर आएगा. तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन आपका नेगेटिव आ रहा है जब भी कभी आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो. तो ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है ये वाला ग्राफ होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए. इसी का बिल्कुल अपोजिट विपरीत ग्राफ बनाओगे जिसमें ऐसा कुछ दिख रहा हो कि भाई इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है. ठीक है ना. प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रिएक्टेंट की एनर्जी कम है. तो उस केस में उल्टा हो जाएगा. उस केस में डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आ जाएगा और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर एंडोथर्मिक कह रहे हो तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा. आपका क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर विल आल्सो बी
पॉजिटिव। तो दोनों चीज पॉजिटिव, बी और डी ऑप्शन होना चाहिए। बी और डी आपको कहाँ पे दिख रहेगा? बी और डी तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर आपसे कहता है क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन A23B2 इज गिविंग 2AB3, कह रहा है द एंथैल्पी चेंज इज इतना, देन द इंटरनल चेंज एनर्जी इज कितना। तो भाई आपसे कह रहा है कि डेल्टा एच तो आपको बता दिया कितना है, प्लस में 15 किलो जूल, और आपसे कहता है डेल्टा यू बता दो। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, वो क्या निकल के आता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, where delta Ng, this delta Ng is nothing but equals to number of mole of gaseous product minus number of mole of gaseous reactant। तो gaseous product कितने? दो। gaseous reactant कितने? तीन, ये एक, ये चार, मतलब दो माइनस चार करोगे तो डेल्टा एन निकल के आएगा, और डेल्टा एन आपका कितना निकल के आ रहा है? -2। अब तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा यू निकाल देना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको आंसर किलो जूल में दे रखा है, ये आंसर। अच्छा, ये किलो जूल में दे रखा है, बट आपको ऑप्शन जूल में दे रखा है, तो इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा 15,000 जूल्स, और डेल्टा यू यहां से निकाल दो। ठीक है, डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजी तो आपका कैसा हो गया? -2। आर मेरे को जूल वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने आ, सब कुछ चीजों को जूल में ले रखा है, दैट्स व्हाई इसको भी जूल में लेके चलना। ठीक है, और टी कितना दे रखा है? टी आपको 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है जी, तो मैंने आपको तरीका सिखाई दिया है, सॉल्व करने का मेहनत थोड़ा सा अपने आप करो, तरीका मैंने आपको सिखा दिया, एक बार रीचेक कर लेना कैलकुलेशन मेरी मैंने सही किया कि नहीं। मेरे हिसाब से जो आंसर यहाँ से आएगा वो आएगा 1998.4 जूल्स। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन रीवेरीफाई जरूर कर लेना। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर वन ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर आपसे कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, इनमें से कौन कब है एंट्रोपी बढ़ती है। तो आपको ये बात पता है कि जो सॉलिड चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें हर मॉलिक्यूल ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, हर मॉलिक्यूल ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड है सॉलिड के अंदर। तो इतनी जगह ही नहीं है कि मॉलिक्यूल इधर उधर फ्रीली भाग सके। लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो रेंडमली इधर उधर अरेंज हो सकते हैं वो। और गैस के केस में तो इवन क्या होता है, गैस के केस में तो मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे फ्रीली इधर उधर भागते ही रहते हैं, भागते रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। जिसमें गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा इधर उधर भाग सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें रेंडमनेस सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें रेंडमनेस सबसे ज्यादा होता है ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो इधर से इधर जाने में, क्योंकि रेंडमनेस इंक्रीजेस, रेंडमनेस बढ़ती है, और रेंडमनेस बढ़ती है, इस वजह से आप कह सकते हो कि इससे इधर से इधर जाने में एंट्रोपी बढ़ती है। तो सिंस एंट्रोपी बढ़ती है तो यू कैन से कि लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर। तो ऑब्वियसली ये बात समझो ना, ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर वन में वो कह रहा है कि लिक्विड वेपर में, वेपर मतलब एक तरह से गैस ही हो गया, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से गैस जा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो इसमें तो एंट्रोपी बढ़ेगा ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्स एट इतना से इतना। भाई एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और सॉलिड का टेम्परेचर और कम कर दिया। एक तो भाई अगर सॉलिड है तो वैसे ही कॉम्पैक्टली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, आपने टेम्परेचर और कम कर दिया तो और पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएंगे। अगर आप इसको हीट करते हो तो फिर भी मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, इधर उधर थोड़ा भागते, भागते नहीं तो कम से कम वाइब्रेट ही करते, इधर उधर वाइब्रेट ही करते, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट भी करते, उससे भी रेंडमनेस बढ़ती। लेकिन यहाँ तो इसने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दोगे तो भाई ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, तो इसमें तो डिक्रीज करेगी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कोई सॉलिड चीज है जिससे आपने सॉलिड प्लस गैस बना लिया। ऑब्वियसली सॉलिड से अगर कुछ गैसियस चीजें बन रही है तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही, सॉलिड से आप गैस की तरफ हो जा रहे हो, एंट्रोपी बढ़ेगा। अगला क्या है, कह रहे हैं दो Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2Cl। तो ये सोचो कि कोई एक चीज है जो गैस की है, जो कि दो चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब वन मोल ऑफ समथिंग गैसियस इज कन्वर्टेड इनटू टू मोल ऑफ समथिंग गैसियस। तो ऑब्वियसली गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे गैस की तरफ जाओगे, ज्यादा ज्यादा गैस होगा तो ज्यादा ज्यादा रेंडमनेस होगा, ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे होंगे, दैट्स व्हाई आपकी रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई आपसे यही पूछ रहा था कहाँ कहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है, तो बढ़ने वाले ऑप्शन तो हो गए ए, सी और डी। ए, सी और डी आप ऑप्शन में चूज करने की कोशिश करो तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको ऐसा नजर आ रहा है। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर आपसे कहता है कि इनमें से चूज करो कौन सा प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आसानी है, ये तो हम थ्योरी पढ़ाते हैं जनरली बच्चों को कि आइसोथर्मल मतलब क्या होता है। आइसोथर्मल मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोकोरिक वो होता है जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जिसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है ना।
वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अगला क्या कह रहा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस द प्रोसेस वेयर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा P इज इक्वल टू 0 और P2 माइनस P1 और P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू 0। अगला कह रहा है एडियाबैटिक कंडीशंस। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में थिक वॉल्स होती है सिस्टम की, जिसकी वजह से अंदर की हीट बाहर, बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज जीरो हो जाता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब ना हीट लॉस, दैट्स व्हाई Q इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आइसोथर्मल को किससे मैच करूं, आइसोथर्मल को मैच करूं मैं कांस्टेंट टेम्परेचर से, मतलब कि इसको किससे मैच करूं, इसको 2 से मैच करूं। ठीक है, आइसोकोरिक को किससे मैच करूं, आइसोकोरिक को कांस्टेंट वॉल्यूम से, मतलब कि इसको 3 से मैच करूं। आइसोबारिक को कांस्टेंट प्रेशर से मैच करूं, मतलब इसको 4 से मैच करूं। एडियाबैटिक ऑब्वियसली बचा क्या, नो हीट एक्सचेंज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 से मैच करूं। तो क्या आ गया, 2 3 4 1। 2 3 4 1 आपको कहां पे दिख रहा है, देखना 2 3 4 1 तो आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 पेपर, आपसे कह रहा है वर्क डन ड्यूरिंग reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius from a pressure of 20 atm to 10 atm pressure। और कैलोरीज में आपको बताना होगा, दैट्स वाई आपको आर भी कैलोरीज में ही गिवन है। ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को। सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहली बात जो यहाँ पे मार्क करने वाली वो ये है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो मैं यहाँ पे वो लॉग वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। लॉग वाला फॉर्मूला कौन सा आपने सीखा होगा, वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस आपने सीखा होगा, इट इज -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। आपने हो सकता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ा होगा तो V2 अपॉन V1 पढ़ा होगा। ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, लेकिन प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ऐसा होगा। तो ये वैल्यूज जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो W रिवर्सिबल इज नथिंग बट माइनस का 2.303, आंसर कैलोरीज में चाह रहा है, तो N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, तो N तो 1 हो गया। कैलोरीज में आंसर चाह रहा है तो कैलोरीज में आर की वैल्यू 2 होती है। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हो जाएगा 298। ठीक है, तो ये 298 हो गया। लॉग ऑफ P1 अपॉन P2, लॉग P1 अपॉन P2, P इनिशियल अपॉन P फाइनल, P इनिशियल कितना है 20, P फाइनल कितना है 10, तो 20 अपॉन 10 लॉग 2 हो जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू 0.301 होती है, आप 0.3 रख के रफ कैलकुलेशन कर लेना। तो मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दिया है, सॉल्व करने का मेहनत थोड़ा सा अपने आप करो और एक बार रीवेरीफाई करो मैंने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं। लॉग टू की वैल्यू आप 0.3 ही रख देना, 0.301 होती है वैसे, 0.3 रख के अप्रॉक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये आ रहा है 413.14 कैलोरीज, ऐसा कुछ आएगा। एक बार कैलकुलेशन रीवेरीफाई जरूर कर लेना। इस हिसाब से अगर जाओगे तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 413, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023, आपसे कहता है कि H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O, ऐसी कोई रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको दे रखा है। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। ये तो बड़ा आसान हो गया, इसमें तो कुछ आपको ज्यादा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। सोचो जरा, आप सोचोगे तो उससे भी हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि पानी के बनने की रिएक्शन तो इतना है, पानी के बनने की रिएक्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है। पानी जब बन रहा है तो उसका डेल्टा एच इतना है, तो पानी जब टूटेगा तो उसका डेल्टा एच कितना होगा। पानी अगर टूटेगा तो मतलब कि कहना चाह रहा है इस रिएक्शन का उल्टा, इस रिएक्शन का रिवर्स लिखूं तो ऐसा हो जाएगा। और जब किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका डेल्टा एच क्या हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। मतलब आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 483 किलो जूल प्लस में। बट एक बात और रिमार्क करना, एक बात और मार्क करना, यहाँ पे कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, हमने कितने के लिए निकाला है, हमने 2 मोल ऑफ वाटर के लिए निकाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप 1 मोल के लिए निकालोगे तो डेल्टा एच पर मोल अगर आप निकालोगे, 1 मोल के लिए अगर इतना है तो पर मोल के लिए कितना हो जाएगा, प्लस में 483.64 डिवाइड बाई 2। तो इसको बस 2 से डिवाइड और कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में आएगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि माइनस से प्लस हो चुका है, रिवर्स रिएक्शन हो चुकी है। तो इट विल बी 241.82 किलो जूल। 241.82 किलो जूल अगर देखोगे तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 पेपर, आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप, दिस इज वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये तो बस थ्योरी है, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना। और ऐसे क्वेश्चंस में तो अपना समय हमेशा बचाएं।
ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल बोनस मार्क्स हैं आपके लिए, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए, तो आप देखते ही उसको टिक मार के आ जाओगे और आपके नंबर आ जाएंगे। तो समय बचाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर जहां से भी खींच सको, जितनी आसानी से नंबर खींच सको उतनी आसानी से खींचो। इस वजह से हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि कुछ करो ना करो, कम से कम अपने एक बार सारे के सारे जितने भी फॉर्मुलाज हैं उनको अपने टेबल पे रख लो और एक बार याद करने की कोशिश करो। कभी कभी तो सीधा फॉर्मुला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो सीधा फॉर्मुला ही पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022 पेपर, आपसे कह रहा है कि पीवी ग्राफ इसमें से मैक्सिमम कब आएगा। तो भाई पीवी ग्राफ की अगर मेरे से बात करोगे तो कोई भी अगर आपके पास इस तरह से पीवी ग्राफ बना हुआ ना, उसमें अगर कोई एंक्लोज फिगर है जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ऐसे, तो द एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट द वर्क डन, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज मतलब कि न्यूमेरिकल वाइज तो यही है, बाकी प्लस माइनस हम उस हिसाब से लगा देंगे कि एक्सपेंशन है कंप्रेशन है, बट प्लस माइनस के लिए बॉदर मत करो, अभी तो आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो किस में ज्यादा आ रहा है किस में कम आ रहा है वर्क डन। फिलहाल के लिए इसमें वर्क डन आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें बात करोगे आइसोथर्मल में, तो देखो यहाँ तो आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला तो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, और डेल्टा वी ही जीरो हो गया तो यहाँ तो वर्क डन ही जीरो हो गया, दिस इज डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, तो इसमें तो वर्क डन वैसे ही जीरो हो गया। अगला अगर मैं आपसे कहूँ इसकी बात करूँ, तो इसमें वर्क डन अगर निकालोगे तो इसमें वर्क डन आपका ये पूरा होगा, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके वर्क डन को। दैट्स वाई मेरे को दिख रहा है मैक्सिमम वर्क डन तो आपका यहीं पे आ रहा है, तो मैक्सिमम वर्क डन तो आपका इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दिस वन। This particular question is from NEET 2022 paper. आपसे कह रहा है 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expand isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Then delta U of this process is क्या? ये तो खैर पूछना ही नहीं बनता इसके बारे में, तो क्यों? क्योंकि देखो भाई, आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि किसी भी आइडियल गैस के लिए हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो भाई ये तो रेटी रेटाई सी बात, ये तो थ्योरी भी कहती है कि अगर कोई आइडियल गैस है उसके लिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू वैसे ही जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, और डेल्टा टी जीरो होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो बस भयानक क्वेश्चन बनाने का दिखाने की कोशिश की गई है कि लगे थोड़ा भयानक सा कुछ है, बट बड़ा आसान है, आपके नंबर बचाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपके नंबर स्कोर करते हैं, आपकी रैंक को बूस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। तो थ्योरी कहती है कि आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है तो उस हिसाब से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021 पेपर, आपसे कह रहा है कि सीपी और सीवी में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। वैसे तो बच्चों को डायरेक्टली याद भी होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी याद है तो एटलीस्ट ये आपको पता होगा डेल्टा यू और डेल्टा एच का रिलेशनशिप, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये पढ़ा होगा ना आपने। इसी को और करके लिखूं, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाऊं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ऐसा ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको डेल्टा यू डेल्टा एच को क्या लिख दूं, डेल्टा एच को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस कह रहा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 मान के चल रहा हूँ, तो इट विल बी सीपी डेल्टा टी, क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी होता है, दिस विल बी एनसीवी डेल्टा टी, तो एन तो 1 हो गया, दैट्स व्हाई इट विल बी सीवी डेल्टा टी। और इसको क्या लिख दूं, इसको अगर आप देखो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से एन तो 1 है, ये हो गया जाएगा आर डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दो तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीवी आर, और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर, ठीक है। 1 मोल के बारे में बात चल रहा है, पर मोल बात चल रहा है, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यही फेमस इक्वेशन है, दैट्स वाई कुछ बच्चों को तो ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली भी रटा होगा, डायरेक्टली भी याद होगा। दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। This particular question is from NEET 2021 पेपर, आपसे कह रहा है irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition। आइसोथर्मल कंडीशन अगर लिखा है ना, तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए डेल्टा यू तो वैसे ही जीरो हो जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ऑब्वियसली अगर आइसोथर्मल तो डेल्टा टी जीरो होगा, और डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू तो वैसे ही जीरो है, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी या ऑप्शन डी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ए या बी में, ए या सी में से कोई आंसर होगा। अगला कह रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट ही यही है कि किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस, दुनिया में जो नेचर में अपने आप जो प्रोसेस चल रहे हैं, दे आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड देयर एंट्रोपीज आर ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज, उनकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एंट्रोपी बढ़ती जा रही है तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, जीरो तो होने का कोई सेंस ही नहीं है। दैट्स वाई आपके क्या नजर आएगा कि डेल्टा यू तो जीरो है, बट डेल्टा एस अगर बात करोगे तो जीरो नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर सी ओनली, दिस वन।
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 पेपर आपसे कह रहा है फॉर द करेक्ट ऑप्शन फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंदर। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन की कहानी क्या है सुनना। फ्री एक्सपेंशन की कहानी तो ये है कि आपके पास कुछ ऐसा सा है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, और यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, और यहाँ आपने कोई गैस रखी हुई है। इधर इस चैम्बर में अगर देखोगे ना तो वैक्यूम है, इवन हवा भी नहीं है। तो जब ये गैस एक्सपैंड करेगी, अगर आपने इसको ओपन कर दिया और गैस ऐसे एक्सपैंड कर रही है, तो उस गैस को रोकने के लिए कोई भी नहीं है, इवन हवा भी नहीं है जो उसको रोकेगा। तो जब कोई भी नहीं है जो उसको रोकेगा, तो इस वजह से क्या हो जाता है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। पी एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम है तो पी एक्सटर्नल ही नहीं है। जब पी एक्सटर्नल नहीं है तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। दैट्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो जब पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया, तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया, पी एक्सटर्नल भी जीरो हो गया। आपको यहाँ पे एडियाबैटिक बोल रखा है तो क्यू भी जीरो हो गया। एडियाबैटिक केस में क्यू भी जीरो होता है। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। जब ये दोनों जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है देख लो जरा। आइसोथर्मल, अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी सुन लो। डेल्टा यू अगर जीरो है तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। अगर डेल्टा यू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा टी भी जीरो हो गया। ठीक है ना, तो डेल्टा टी भी जीरो है। तो आपसे किस किस को कंपेयर करा है, क्यू को कंपेयर करा है वो भी जीरो है, डेल्टा टी को कंपेयर करा है वो भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है। दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, तीनों चीजें जीरो है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 पेपर आपसे कहता है क्या है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसा होगा और डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। सोचो, डेल्टा एस तो आसान है कि भाई आपके पास दो मोल ऑफ गैस है, इधर दो मोल ऑफ गैस है, इधर एक मोल ऑफ गैस है। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होते हैं तो ऐसे में एंट्रोपी कम होती है, और एंट्रोपी अगर कम होगी तो डेल्टा एस आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो वो नेगेटिव होगा, वो कम होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम हो रहे हैं। दूसरा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की अगर बात करो तो जब आपके पास कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कि कोई एक चीज है जिसको आपने हीट जनरली करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी वो नंबर ऑफ थिंग्स में टूट जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे हीट की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होता है, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होता है। बट इसी का रिवर्स करूं कि आपके पास कुछ समथिंग, कोई दो चार चीज है जो आपस में कंबाइन होकर फाइनली कुछ बना दी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका उल्टा होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पे डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास दो चीजें आपस में जुड़ के Cl2 बना रही है, दो मोल्स आपस में जुड़ के एक मोल बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है जिस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच यू कैन से इज लेस देन जीरो होगा। इसकी वजह से क्या होगा, आप देखोगे तो आपका क्या नजर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि ये भी लेस देन जीरो और ये भी लेस देन जीरो। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर आपसे कहता है अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मेरी बात सुनना, जब भी कभी आपको ये फ्रेज लिखा हुआ कहीं पे आए ना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाना ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आज के बाद इस बात को जरूर याद रखना। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन अगर कभी निकालना होता है तो होता है माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, दो बार, तो ये दो दे रखा है। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी इज दी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो अगर 0.25 में से 0.1 जाएगा तो 0.15 रह जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर देना, वर्क डन आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 0.3। बट इस वक्त जो यूनिट है ना, वो यूनिट आपकी ये नहीं है जो ऑप्शंस में दे रखी है। ऑप्शन में तो जूल किलो जूल दे रखा है। यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, ये बार में था और ये लीटर में है, तो यूनिट जो आएगी वो आएगी कितनी, लीटर बार। और लीटर बार को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो वो यहाँ पे दे रखा है 1 लीटर बार इज टू 100 जूल। दैट्स वाई आप इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा, तो 30 जूल आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखना आपका जूल में अगर हम मैच कराएं तो जूल में आंसर मैच करने पे 30 जूल्स आ जाएगा। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर कह रहा है इन केस ऑफ, इन विच ऑफ द केस द एंट्रोपी इज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, एंट्रोपी इज नेगेटिव। अच्छा ठीक है, एंट्रोपी आपको पता ही है कि भाई जब कभी कोई चीज सॉलिड फॉर्म में होती है तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम एंट्रोपी होती है। सॉलिड से लिक्विड जाने में एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गैस में तो और भी ज्यादा लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसलिए
आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितना हम गैस की तरफ जाएंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी, जितना हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएंगे उतना एंट्रोपी आपकी डिक्रीज होगी। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपैंड करोगे तो मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, जिसकी वजह से इस केस में तो क्या होगा, इस केस में तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन करोगे तो सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें भी इंक्रीज होगी। अगला कह रहा है आपसे कि 2 मोल ऑफ गैस है जो कि आपका 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट हो गई। ऑब्वियसली गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब तो ये हो गया कि आपके पास कोई लिक्विड चीज है जिसको आपने वेपर या गैस में लेके चले गए, तो लिक्विड से गैस जाओगे तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो आपको तो ये बताना कहाँ पे डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज कहाँ हो रही है, डिक्रीज हो रही है आपकी ऑप्शन नंबर सी में। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर आपसे कहता है क्या है कि आइडियल गैस है जो कि एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली फ्रॉम इतना मीटर क्यूब टू इतना मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी कभी आपको ये फ्रेज लिखा हुआ दिखे ना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाना कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और आपको यहाँ पे नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला अगर लगाना पड़े तो आपको माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही लगाना, उसके अलावा और कुछ मत लगाना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना। और ये फॉर्मूला अगर आप लगा दोगे तो सारी यूनिट्स तो आपकी न्यूटन पर मीटर में ही है, तो आपको बहुत ज्यादा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। जैसा है वैसा ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका जूल में आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ से बात करोगे पी एक्सटर्नल आपका कितना 10⁵ न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको ऐसे ही रहने दो। वी फाइनल कितना दे रखा है, वी फाइनल 10⁻² दे रखा है, वी इनिशियल कितना 10⁻³ है, ये भी मीटर में है, इसे मीटर में ही रहने दो। तो डब्ल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस में 10⁵, और इसको ऐसा लिख लो जैसे कि यू कैन से 10 इंटू 10 तो 10 - 1, तो 10 - 1 इज 9, इट विल बी 9 इंटू 10⁻³ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ये 10⁻³ ये 10⁵ आपस में काटा पीटी करके ये तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 900 जूल आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 900 जूल माइनस में होगी। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर आपसे कहता है क्या है, इस ग्राफ को देखो, ए बी जो है आइसोथर्मल है और ए सी आपका एडियाबैटिक है। तो इस बात को पहले मार्क कर लो, अच्छे से समझ लो, सीख लो कि भाई ये क्या कह रहा है। कह रहा है ये तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है ये वाला एडियाबैटिक है, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, उसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है डेल्टा एस ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में से डेल्टा एस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एडियाबैटिक की बात करोगे तो एडियाबैटिक में तो क्यू जीरो होता है। डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टी। दैट्स वाई अगर क्यू जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो। तो इस केस में तो एडियाबैटिक के केस में डेल्टा एस जीरो ही हो जाएगा, डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, आइसोथर्मल में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। दैट्स वाई अगर आप मेरे से बात करोगे तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आपसे गलत रॉन्ग स्टेटमेंट पूछने की कोशिश कर रहा है। टी ए इज इक्वल टू टी बी, टी ए और टी बी आपस में बराबर है। जब आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर थोड़ी बदलेगा, टेम्परेचर तो आपका सेम ही होगा। तो ये भी सही लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल कंडीशन है तो ये और टी बी आपस में बराबर होगा। आइसोथर्मल कंडीशन पे ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर आपस में बराबर ही होगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि डब्ल्यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एडियाबैटिक। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू ये होता है द एरिया अंडर द ग्राफ। अगर आप मेरे से बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे से पूछे कि भाई आइसोथर्मल का वर्क डन कितना है, तो आइसोथर्मल का वर्क डन इतना है, ये जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई एडियाबैटिक का वर्क डन कितना है, तो एडियाबैटिक का वर्क डन इतना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये एरिया अंडर द ग्राफ। तो दिस इज फॉर एडियाबैटिक वर्क डन। तो एडियाबैटिक वर्क डन कम है, आइसोथर्मल वर्क डन ज्यादा है, तो ये भी वही कह रहा है आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का कम होगा। दैट्स वाई ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, टीसी इज ग्रेटर देन टीए। टीसी और टीए कौन है, टीसी और टीए है एडियाबैटिक का फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। तो आपको ये बात पता होना चाहिए क्या कि अगर मैं आपसे कहूँ तो वर्क डन, सोचो वर्क डन जब एडियाबैटिक का निकाला जाता है तो एडियाबैटिक का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू माइनस यू कैन से एन सी वी डेल्टा टी, ये होता है। और वर्क डन अगर यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है ना, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के में वर्क डन कैसा आना चाहिए। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कभी एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आता है। तो अगर वर्क डन नेगेटिव आता है तो उसको होने के लिए अगर ये चीज नेगेटिव है और ये एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, तो सोचो नेगेटिव कब आएगा, जब टी इनिशियल ज्यादा हो और टी फाइनल कम हो, ये ज्यादा हो ये कम हो तभी तो नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू आपको ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए।
तो ये नेगेटिव तो तभी आएगा जब ये ज्यादा ये कम हो, तो मतलब फाइनल वाला ज्यादा होगा, इनिशियल वाला कम होगा, तब आपका ये नेगेटिव आएगा अगर एक्सपेंशन का केस है। तभी कहते हैं ना एक्सपेंशन में एक्चुअली कूलिंग होती है, कूलिंग होगी तो फाइनल टेम्परेचर आपका कम होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से फाइनल यहाँ पे इनिशियल कौन है, इनिशियल है आपका टी ए, और फाइनल कौन है, फाइनल है आपका टी सी। तो टी ए ज्यादा होना चाहिए, टी सी कम होना चाहिए, यहाँ उल्टा लिखा हुआ कि टी सी ज्यादा है, टी ए कम है। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था। दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर। इस क्वेश्चन की खासियत बताऊं तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 1-2 साल पहले ही, अभी 2023 में या 2024 में, अभी जेई मेंस के अंदर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। बस उसमें थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया था, x2 y2 और xy की जगह पे a2 b2 और ab दे दिया था, बाकी एग्जैक्टली सेम सा क्वेश्चन था। तो अगर आप इसलिए बार बार बोलते हैं कि भाई जेई मेंस वालों को नीट के क्वेश्चन करने चाहिए, नीट वालों को जेई मेंस के क्वेश्चन करने चाहिए, काफी बार रिपीटेड फॉर्म में इधर उधर हो जाते हैं क्वेश्चन, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो काफी बार फायदा हो जाता है, करा कराया क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन, आपसे कह रहा है कि ये इसकी इक्वेशन लिखो और उसके बाद फाइनली आप इस x को कैलकुलेट करना। x क्या है, मतलब आप इसको कैलकुलेट करना, x2 को तोड़ने के लिए कितनी बॉन्ड एनर्जी लगेगी। मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूँ, सुनना जरा। सबसे पहले तो आपको क्या है, आपको कह रहा है डेल्टा एच द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई के फॉर्मेशन के लिए अगर रिएक्शन लिखोगे तो एक्स वाई बनना चाहिए कितने मोल, 1 मोल बनना चाहिए। 1 मोल एक्स वाई बनने के लिए अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे लिखनी पड़ेगी, हाफ x2 प्लस हाफ y2 इज गिविंग एक्स वाई, ऐसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको एक हिंट दे रखा है, वो हिंट क्या है, वो हिंट ये है कि इनका जो बॉन्ड एनर्जी का रेशियो है ना तीनों का, वो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 is to y2 is to xy। ये बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये 1:0.5:1 है। तो अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये आपकी क्या हो गई, 0.5x हो गई, और ये आपकी कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है ना, तो 0.5x बोल दूं, या फिर अगर और करके लिखना चाहो, अगर ये x है, ये x/2 है और ये x है, तो ये इनके बॉन्ड एनर्जीज के रेशियो हो गए। और यू कैन से डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ कि x2 की बॉन्ड एनर्जी अगर मैं मान लो x मान लूं, तो ऐसे में y2 की बॉन्ड एनर्जी मेरे को कितनी माननी पड़ेगी, उसकी x/2 माननी पड़ेगी, और मेरे को एक्स वाई की बॉन्ड एनर्जी कितनी माननी पड़ेगी, वो मेरे को x माननी पड़ेगी। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कभी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालना हो और आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो, तो आप क्या करते हो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट्स। तो अगर बॉन्ड एनर्जी लिखा जाए तो यू कैन से हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 प्लस हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 माइनस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ xy। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ऐसा करने से ये कितना दे रखा है, ये आपको x दे रखा है, तो दिस विल बी x/2। ठीक है, प्लस y2 की कितनी दे रखी है, y2 की आपको दे रखी है ऑलरेडी x/2 दे रखी है। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है, ये भी आपको x दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गई, x ही दे रखी है ना, तो x ही रहने दो। और इसको किसके इक्वल रख दूं, इस पूरे इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना दे रखा है, -200, तो इसको -200 के इक्वल रख देना, ये -200 दे रखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से x निकाल देना। तो आप, मैंने आपको इक्वेशन तो बना के दे ही दी है, जस्ट इसको सॉल्व करो, थोड़ी सी मेहनत अपने आप करो सॉल्व करने की। सॉल्व करके मेरे को बताओ यहाँ से आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ से जो आंसर आना चाहिए, शुड बी x का जो आंसर आना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी का आंसर, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 800 किलो जूल पर मोल। तो अगर ये 800 किलो जूल पर मोल आ रहा है, तो ये जो x आ रहा है, ये x क्या हो गया, x x2 की बॉन्ड एनर्जी है ना, तो x की वैल्यू हमने निकाली थी, तो ये 800 ही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017 पेपर, आपसे कह रहा है कि डेल्टा एच अगर किसी रिएक्शन का इतना है, डेल्टा एस इतना है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। अज्यूम दैट द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, उसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो इट शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी टी की बात करूं तो टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। अब इनकी वैल्यूज जरा यहाँ पे डाल दो, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, बट ये याद रखना है किलो जूल में है, ये जूल में है। या तो दोनों को जूल में कर लो या दोनों को किलो जूल में कर लो। जैसे जूल वाले को अगर आप किलो जूल वाले को जूल में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 1000 लगा देना, और नीचे क्या 83.6 जूल में रहने देना। ऐसा करने पे आपको ये टेम्परेचर मिल जाएगा। तो आपको दिखेगा टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन कितना, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने की मेहनत अपने आप करना, याद आएगा 425 केल्विन। ठीक है जी, तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425 केल्विन।
तो यही हमारा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मेरे को ये चीज दिख रही है। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017 पेपर, आपसे कह रहा है गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इंसुलेटेड से मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे ये क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन होगी, Q0 है, ठीक है। और दूसरी बात, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इस फ्रेज से क्या पता लगता है, जब भी कभी ये लिखा हो देखो तो समझ जाया करो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोलेटेड कंटेनर है, Q इज टू 0 है, तो ऐसे में कह रहा है कि अगर प्रेशर आपका 2.5 है और 2.5 लीटर से 4.5 लीटर जा रहा है तो डेल्टा यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो वर्क डन निकालो। वर्क डन का इरिवर्सिबल के केस में जब वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही तो होता है। पी एक्सटर्नल आपको क्वेश्चन में दे रखा है -2.5 एटीएम दे रखा है, एटीएम में ही रहने दो, अभी कोई बात नहीं, एटीएम में ही रहने दो इसे। और ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल है 4.5, वी इनिशियल है 2.5। इसको आपस में क्या करना है, इनको आपस में जरा आप मतलब इक्वेट करके देखना, इक्वेट करोगे तो W विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल कम आउट टू माइनस का 5 एटीएम, एटीएम लीटर, ये यूनिट आई। बट मेरे को इस यूनिट में नहीं चाहिए, मेरे को तो आंसर जूल में चाहिए। तो एटीएम लीटर को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम लीटर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 101.3 जूल। तो बस इसको 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 इंटू 101.3 अगर आप कर दोगे तो यू गेट द आंसर इन जूल। तो जूल में ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 505 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली जूल में, है ना। तो वर्क डन आपका माइनस का 505 आ गया, आपको डेल्टा यू निकालना है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। इस क्वेश्चन में क्यू जीरो है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ही आ गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, माइनस का 505 जूल ही होगी। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी माइनस 505, दैट विल बी ऑप्शन नंबर माइनस का 505 विल बी ऑप्शन नंबर this one, option number B only. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर, आपसे कह रहा है कि परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, इस प्रेशर चेंज फ्रॉम आइसोथर्मली फ्रॉम P1 से P फाइनल, द एंट्रोपी चेंजेस कितना। सोचो अगर आपके पास आइडियल गैस है और आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है, सिंस यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो जब एनसीवी डेल्टा टी है तो उस हिसाब से डेल्टा टी जीरो, तो दैट्स व्हाई डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डेल्टा यू तो जीरो है, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, ठीक है जी, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। और डेल्टा एस जो ये आपसे निकालने को कह रहा है वो होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं वर्कडन का फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। तो अगर मैं यहाँ पे W सब्स्टिट्यूट कर दूं तो W का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करो। W का फॉर्मूला क्या होता था, अगर मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस लेकर चलूं, क्योंकि भाई ये जो होता है ना ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर Q रिवर्सिबल, तो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट W रिवर्सिबल ओनली। तो W रिवर्सिबल कंडीशंस में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस यू कैन से NRT और नेचुरल लॉग इट इज P फाइनल सॉरी P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा ना, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस का एनआरटी नेचुरल लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को अगर रिप्लेस करना है प्रेशर से तो वो उल्टा हो जाएगा पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, सिंस यू नो कि P1 इज इक्वल टू P2 एट आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल कंडीशन पी और वी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं ना, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। अच्छा ये टी से ये टी कट ही जाएगा, तो जिसकी वजह से डेल्टा एस कितना आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एन आर नेचुरल लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ऐसा आ जाएगा। तो देखो जरा ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिखना चाहिए एन आर नेचुरल लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, दैट इज विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होना चाहिए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर, आपसे कह रहा है करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर ऑल द टेम्परेचर्स, क्या किसी टेम्परेचर पे थर्मोडायनामिक कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी स्पॉन्टेनियस होने के लिए। तो भाई ये बात समझो कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा चाहिए, डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब डेल्टा जी आपका ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। तो जनरली क्या होगा, वो तब होता है जब डेल्टा एच आपका कैसा हो, डेल्टा एच तो नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो। सोचो अगर मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो सोचो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको अगर मैं नेगेटिव लेके चलता हूँ और इसको अगर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव लेके चलता हूँ,
तो चाहे आप कुछ भी टेम्परेचर रख लो, ये तो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव 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 ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। तो मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है स्पॉन्टेनियस होने के लिए। स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा लिख लेता हूँ, इट शुड बी नेगेटिव लेस देन जीरो, जबकि डेल्टा ऐसा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ये ढूंढने की कोशिश करो, आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना इतना। थोड़ा सा ना मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। इट शुड बी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू गिव CO2, मतलब CO2 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है। और CO2 की फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होती है, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैसियस विल गिव CO2 गैसियस। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बारे में कह रहा है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना है, -393.5 किलो जूल पर मोल है, इतना है। तो कह रहा है कि अगर आपको 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनाना हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो आपको दिख रहा है इतना किलो जूल पर मोल, मतलब कि एक मोल CO2 पर मोल बोल रहा है ना, पर मोल मतलब एक मोल ऑफ CO2। एक मोल ऑफ CO2 अगर बनता है तो 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मान लो कि आपके पास एक मोल का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का, 44। तो मतलब 44 ग्राम CO2 अगर बनता है तो 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर इतना 44 ग्राम से अगर इतनी किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है तो 35.2 ग्राम अगर मैं लेके चलूं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको निकालना। दिस इज योर आंसर। तो इसको निकालो, थोड़ी सी मेहनत करो अपने आप। 35.2 को मल्टीप्लाई करना 393.5 से, डिवाइड करना 44 से, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी रिलीज होगी तो ऑब्वियसली इसको आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस 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 और लगाना चाहो तो इसको आप मतलब सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करके मेहनत करना। इक्वेशन मैंने बना के आपको दे दी है, सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 315 के आसपास। 315 किलो जूल माइनस में आपके पास आना चाहिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, इतना किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कहता है क्या है, ये कोई रिएक्शन है, लिक्विड से गैसियस जा रहा है, शायद लिक्विड ही होगा, आई होप ये। ठीक है, और डेल्टा यू आपको दे रखा है, डेल्टा एस आपको दे रखा है, लेकिन ये याद रखना है किलो कैलोरीज में या कैलोरीज में, या तो सबको कैलोरीज में कर लो या सबको किलो कैलोरीज में। आंसर किलो कैलोरीज में दे रखा है तो सबको किलो कैलोरीज में कर लेना। एट 300 कैल्विन तो डेल्टा जी बताना है। तो डेल्टा जी का डायरेक्टली डेल्टा एस और डेल्टा यू से तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, डेल्टा एच से होता है। तो पहला टास्क तो यही होता है कि डेल्टा यू की हेल्प से डेल्टा एच निकालो। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये आपके पास रिलेशनशिप होता है। इसमें जो डेल्टा एनजी होता है, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने गैस के, दो, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं, दैट्स वाई ये तो दो आ गया। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू दो आ गई। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एच निकालता हूँ तो डेट विल बी डेल्टा यू, डेल्टा यू किलो कैलोरी वाला ही ले लेते हैं 2.1, ठीक है, प्लस डेल्टा एनजीआरटी में डेल्टा एन तो दो हो गया। आर कितना होता है, आर का कैलोरीज में वैल्यू होता है दो, लेकिन मेरे को किलो कैलोरीज में चाहिए, इसलिए 10⁻³ भी लगा देना। ठीक है, और टी कितना है, टी है आपका 300। तो यहाँ से आप डेल्टा एच निकाल लेना किलो कैलोरीज में। किलो कैलोरीज में जब डेल्टा एच निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आप सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करने से आपको पता लगेगा। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.3। तो ये 3.3 किलो कैलोरीज में है, 3.3 किलो कैलोरीज है। अब आपको निकालना डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा एच तो अभी अभी निकाल ही लिया किलो कैलोरीज में, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 3.3 किलो कैलोरीज माइनस टी, टी कितना है 300, और डेल्टा एस कैलोरीज में है, इसको भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना, तो 20 इंटू 10⁻³ ये लगा देना। तो सब कुछ किलो कैलोरीज में हो गया, डेल्टा जी आपका किलो कैलोरीज में यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा। तो थोड़ी मेहनत करो, सॉल्व अपने आप करो, मेरे को देखो मैंने सही किया कि नहीं किया, एक बार आंसर रीचेक जरूर करना। तो सॉल्व करने पे डेल्टा जी कितना आएगा, डेल्टा जी आएगा माइनस का 2.7 किलो कैलोरीज, माइनस में आएगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी माइनस में 2.7 किलो कैलोरीज, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस। गैस का एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई सॉलिड सरफेस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर भाग रहे थे ना, जो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे थे, वो आके क्या हो गए, वो आके इससे चिपक गए।
तो गैस के मॉलिक्यूल ना एड्सॉर्ब हो गए। एड्सॉर्ब का मतलब होता है सॉलिड सरफेस पे ऐसे आके चिपक जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली अगर गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर पहले भाग रहे थे, फ्रीली भाग रहे थे, तो पहले रैंडमनेस ज्यादा थी। अब वो इससे चिपक गए तो चिपकने के बाद रैंडमनेस आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक अलाइंड वे में आ गए, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है। तो अगर रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो रैंडमनेस डिक्रीज होने की वजह से यू कैन से कि अगर रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। तो इस केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस कैसा होगा, डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, और ऊपर से इसमें लिखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव आल्सो, डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दैट्स व्हाई डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस भी नेगेटिव होना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो शायद टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी कही है क्या इसने, शुड बी हाईली नेगेटिव, शुड बी हाई, शुड बी नेगेटिव, और शुड बी हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करो तो डेल्टा एस तो आपका नेगेटिव इसी ऑप्शन में दिख रहा है, और डेल्टा एच नेगेटिव भी आपको इसी ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी डेल्टा एस के साथ डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव है तब डेल्टा एच नेगेटिव है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2019 2013 नीट पेपर। आपसे कहता है क्या है, इक्वल एनर्जीज फॉर एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा जी जीरो। अच्छा सुनना, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। ई फॉरवर्ड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। अगर ये दोनों आपस में बराबर ही हैं तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन तो ऑब्वियसली कैसा हो गया, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन तो आपका जीरो हो ही गया। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन तो जीरो है। और क्या कहता है, और कहता है अबाउट डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। डेल्टा जी और डेल्टा एस के बारे में इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को देख के डेल्टा जी और डेल्टा एस पे तो कमेंट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से जो फाइनल आंसर लॉक करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच पे ही कमेंट करना चाहिए। डेल्टा जी डेल्टा एस को डायरेक्टली ऐसे जीरो नहीं कहना चाहिए। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी शुड बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013 पेपर। वैसे करने के तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को, बट आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो 5 लीटर ऑफ गैस मिक्सचर ऑफ मिथेन एंड प्रोपेन। मिथेन और प्रोपेन दोनों का कंबशन कर रहा है। मिथेन क्या होता है, मिथेन होता है CH4, और प्रोपेन क्या होता है, C3H8। इन दोनों का कंबशन कर रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो ट्वाइस ऑफ O2 इज गिविंग क्या, CO2 प्लस 2H2O। ऐसा आपको यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका कंबशन की रिएक्शन लिखोगे। इसके कंबशन की रिएक्शन लिखोगे तो O2 से रिएक्ट कराना, ऐसा करके 3CO2 बना देना और 4H2O बना देना। जब भी कभी कंबशन की रिएक्शन लिखनी हो तो हाइड्रोकार्बन को O2 की प्रेजेंस में हीट करना, CO2 और H2O बना देना। अब इसमें कहता क्या है कि अगर आपके पास यहाँ से शुरू करते हैं, चलो बात को यहाँ से शुरू करो। आपके पास 5 लीटर ऑफ गैस है, 5 लीटर ऑफ गैस है, और आपसे कह रहा है कि ये आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे, मतलब STP NTP पे है। अगर STP NTP पे है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल सकता हूँ। मोल ऑफ गैस मिक्सचर, गैस मिक्सचर का मोल्स अगर निकालना हो तो ये आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, स्टोइचियोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितना भी आपको दे रखा है उतना लीटर डिवाइड बाय 22.4 अगर कर देता हूँ तो मोल्स निकल के आ जाता है। मतलब गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 अगर करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है, 0.22 मोल्स निकल के आ रहा है। तो मिक्सचर का मोल्स 0.224 है। तो अगर इसके मोल्स अगर मैं एक्स मोल मान लूँ तो इसके कितने हो गए, इसके हो गए 0.22 माइनस एक्स, इसके इतने मोल्स हो गए। अब फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये दिख रहा है कि भाई अगर इसका एक्स मोल यूज होता है तो इसका कितना यूज होता है, इसका 2x मोल यूज होता है। इसका अगर 0.22 माइनस एक्स मोल यूज होगा तो इसका 5 टाइम्स दी 0.22 माइनस एक्स मोल, इसका इतना O2 यूज होगा। ठीक है, O2 के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है कि O2 जितना लगेगा वो कितना लगेगा, 16 लीटर। तो ये O2 यूज्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं O2 यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 यूज्ड, मोल लिख देता हूँ। मोल्स ऑफ O2 यूज्ड इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे लगेगा 2x, और इसमें लिख रहा है 5 टाइम्स 0.22 माइनस एक्स, तो प्लस 5 टाइम्स 0.22 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16 लीटर O2 लग रहा है। 16 लीटर O2 है तो 16/22.4 कर देना। ऐसा करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकल के आ जाएंगे। अब ये सॉल्व करने की मेहनत थोड़ी सी अपने आप करो। यहाँ से x मेरे को निकाल के दिखाओ। अगर x यहाँ से निकालोगे तो 0.13 मोल्स आ जाएगा, जिससे मेरे को ये पता लगा कि CH4 के कितने मोल्स हैं। मोल्स ऑफ CH4 अगर निकालोगे तो वो कितना है, 0.13। और अगर मेरे से कहोगे कि मोल्स ऑफ C3H8 अगर आपको निकालना है तो वो कितना है, 0.22 माइनस एक्स, तो 0.22 माइनस 0.13, तो 0.22 माइनस 0.13 करोगे तो इट विल कम आउट टू बी कितना, 0.09। तो 0.09 मोल्स आ गए इसके।
अब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ो, लास्ट में क्या दे रखा है, जो लास्ट की चीज दे रखी है वो कितना दे रखा है कि इस 890 किलोजूल पर मोल इज दी डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ CH4। मतलब कि इसका एक मोल जलता है तो इतना किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मैं एनर्जी रिलीज की बात करूं तो एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल्स टू क्या कि एक मोल इसका जलने से 890 अगर रिलीज होती है तो इसके 0.13 जलने से 0.13 इंटू 890 इतनी किलोजूल एनर्जी रिलीज होगी। और मिथेन ये सॉरी इथेन इथेन के बारे में बात करें तो इसका 2220 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है एक मोल से, और मेरे पास है कितने 0.009 मोल्स। तो 0.009 इंटू यू कैन से 2220 इतना किलोजूल एनर्जी आपकी मिथेन से रिलीज होगी। तो टोटल कितना आएगा, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके चेक करना, मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं किया। ये आना चाहिए 316 किलोजूल। एक बार रीचेक जरूर कर लेना कैलकुलेशंस को। तो 316 किलोजूल एनर्जी आपकी रिलीज होगी, जिसमें से बेस्ट आंसर अगर चूज करने की कोशिश करोगे आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013 पेपर आपसे कह रहा है कि अगर ये तीन रिएक्शंस हैं तो इन तीनों के ये जो एक्स वाई जेड जो किलोजूल पर मोल एनर्जी लिखी हुई है इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। तो सोचो आप बस ये देखा करो कि ये जो तीन इक्वेशंस लिखी हैं इन तीन को कैसे एडजस्ट करो सो दैट कि किसी दो को कैसे एडजस्ट करो ताकि तीसरी वाली बन जाए। तो अगर आप ये सोचोगे ना तो आपको दिख जाएगा, जैसे देखो इस वाले में देखूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड किधर दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड पे दिख रहा है, जबकि यहाँ प्रोडक्ट साइड पे है। तो मतलब इस रिएक्शन को मेरे रिवर्स करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दो और दोनों को ऐड कर दो तो शायद ये मिल जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस साइड आ जाएगा, ग्रेफाइट इस तरफ आ जाएगा, ग्रेफाइट ग्रेफाइट आपस में कट जाएगा। हाँ ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इक्वेशन नंबर 3 को पाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को तो एज इट इज पकड़ूं और इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके ऐड कर दो। तो रिवर्स करके ऐड करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन नंबर 2 एक तरह से उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H3 will be equals to delta H1 minus delta H, सॉरी डेल्टा H कौन सा रिवर्स किया हमने, सेकेंड रिवर्स किया ना। हाँ तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा X माइनस वाई। Z इज इक्वल्स टू X माइनस वाई। अब देखो जरा आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है Z इज इक्वल्स टू X माइनस वाई, ये एक्सप्रेशन आपका चारों ऑप्शन में से किस में मैच करेगा, इसको जानने की कोशिश करो। तो Z इज इक्वल्स टू X माइनस वाई इज नथिंग बट यहीं से आ जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास Z इज इक्वल्स टू X माइनस वाई है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y प्लस z होगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर आपसे कहता क्या है कि कोई रिएक्शन है जो कि है आपकी गैस फ्री एनर्जी निकालना है इस रिएक्शन का, Al2O3 इज गिविंग Al प्लस O2 और बैलेंस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखे हैं। डेल्टा जी इस रिएक्शन का दे रखा है, कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एटलीस्ट इतना। ओके सो इसके लिए ना एक्चुअली ये अभी जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो शायद इस बात से कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन जो 12th क्लास में होंगे वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये 12th क्लास का टॉपिक है। 12th क्लास में जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ पे ये चैप्टर ये कंटेंट पढ़ाया जाता है। ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट ये होता है कि आपको डेल्टा जी नॉट जो होता है ना दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस का एन एफ ई नॉट। अभी स्टैंडर्ड बातें चल रही है इसलिए मैंने ई नॉट लिख लिया, बाकी अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप ये नॉट हटा भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा सुनना मेरी बातों को, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं एन क्या होता है, एफ क्या होता है, ई क्या होता है। ई तो यही है जो आपको दे रखा होगा, ई आपको दे रखा है क्या, ई अच्छा आपको निकालना है, सॉरी ई आपको निकालना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। तो वो तो ई तो आपको निकालना है, डेल्टा जी आपको दे रखा है, एन दे रखा है और एफ दे रखा है। अच्छा सुनना, एफ क्या होता है, एफ की तो वैल्यू है बाकायदा निश्चित वैल्यू है, दैट इज 96500। ये आपके पास कूलम में ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, लॉस या गेन पर मोल, एक मोल ऑफ द प्रोडक्ट एल्यूमिनियम बन रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात कर लेंगे। तो ये आपसे कह रहा है कि आपके पास Al2O3 है जो कि एक्चुअली में आपका 4/3 Al बना रहा है, बैलेंस फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिख दो। ठीक है, ये है बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसमें अगर सिर्फ एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये वाला एल्यूमिनियम जो है आपका, ये एल्यूमिनियम, दिस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट यू कैन से कि +3, और इस एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। तो ये जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ये एक एक एल्यूमिनियम पे लिखी है, एक एक एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। बट आपके पास यहाँ पे है कितने एल्यूमिनियम, यहाँ पे देखोगे तो 4/3 एल्यूमिनियम आपके पास यहाँ पे एक्चुअली में है।
तो ओवरऑल चेंज अगर आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है यहाँ पे। तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, एक एक एल्यूमिनियम पे अगर 3 का चेंज, तो 4/3 एल्यूमिनियम पे कितने का चेंज, 4 का चेंज। दैट्स वाई एन कितना लेके चलूंगा, एन में लेके चलूंगा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है यहाँ। और अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दूं तो डेल्टा जी जो कि आपको दे रखा है कितना, जो कि दे रखा है +960 किलो जूल। किलो जूल दे रखा है ना, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल को जूल में कर लो। तो इसकी वजह से यहाँ पे लगा देना इंटू 1 2 3, ये आपके आ गया जूल में डेल्टा जी। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ। एन कितना है, एन होता है 4। ठीक है, एफ कितना होता है, मैंने बोला था 96500। ठीक है, और ई आपको निकालना है, तो यहाँ से ये ई निकाल देना। ई विल बी इक्वल टू कितना, 960 डिवाइड बाय 96500 इंटू 4। ये कैलकुलेशन आप अपने आप करना, कैलकुलेशन करने पे आंसर कितना आ रहा है एक बार वेरीफाई करना मेरे आंसर को। इट विल कम आउट टू बी कितना, माइनस का 2.48 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, जो कि अगर आउट ऑफ 4 ऑप्शन चूज करने की कोशिश करोगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, माइनस का 2.5 वोल्ट। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या, मस्ट बी यू कैन से ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर, आपसे कहता है क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनो एटॉमिक गैसेस आर मिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसे में आपसे कह रहा है कि सीपी अपॉन सीवी रेशियो, इट शुड बी सीवी, इट शुड बी सीवी, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो निकाल दो। तो ये भाई प्री डिफाइंड वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो आपका सीपी होता है वो होता है 5/2r, और सीवी जो होता है वो होता है आपका, आपको पता ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो उस बेसिस पे सीवी कितना होगा, सीवी इज इक्वल टू हो गया सीपी माइनस आर, तो दैट विल नथिंग बट इक्वल टू 3/2r। तो सीवी आपके पास इतना आ जाएगा। आपसे कह रहा है सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू बता दो, तो सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू निकालो तो 5/2r अपॉन 3/2r, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ये तो 5/3 आ जाएगा। 5/3 इज नथिंग बट 1.66 और 1.67 के आसपास आ जाएगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये कंटेंट तो डायरेक्टली भी कुछ बच्चों को याद होता है, फॉर मोनो एटॉमिक आपके पास सीपी अपॉन सीवी कितना आएगा, डायटोमिक के लिए कितना आएगा, पॉली एटॉमिक्स के लिए कितना आएगा, ये डायरेक्टली भी बच्चों को याद होता है। ये सीपी अपॉन सीवी को ना कहीं किसी किसी टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा, इसे गामा ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो फॉर दिस विल कम आउट टू बी 1.66, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर, आपसे कहता है डेल्टा एच ऑफ वेपरेशन अगर इतना है तो डेल्टा यू ऑफ वेपरेशन कितना होगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बात करो। अच्छा, वेपरेशन ऑफ किसकी बात कर रहा है, पानी की। तो पानी की वेपरेशन की अगर रिएक्शन लिखे तो H2O लिक्विड इज गोइंग इनटू H2O गैस, ये है। ठीक है, और आपको डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू आपको बताना है। डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिश्ता क्या होता है, डेल्टा एच इज टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, where delta Ng, where this delta Ng is nothing but equals to number of mole of gaseous product minus number of mole of gaseous reactant। तो प्रोडक्ट तो एक है, रिएक्टेंट में कोई भी गैस नहीं है, दैट्स वाई डेल्टा Ng कितना आ गया, डेल्टा Ng तो 1 ही आ गया। तो आपको डेल्टा H कितना दे रखा है, अच्छा आपको आंसर किस में निकालना है, किलो जूल में ना, तो यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये भी किलो जूल में है, आंसर भी मेरे को किलो जूल में निकालना है, तो यहाँ पे आप इसको कितना रख देना, इसको आप रखना 40.66। ठीक है ना, इतना है आपका डेल्टा एच ऑफ वेपरेशन। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको निकालना है प्लस डेल्टा एनजीआरटी में ये आपका 1 है, आर किलो जूल में है तो किलो जूल वाला आर रखो, दैट इज 8.314 इंटू 10⁻³ अच्छा उसमें टी कितना दे रखा है, टी आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, तो यहाँ पे 373 और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, प्रॉपरली थोड़ा सा लिख दूं क्या, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ और इंटू ये कितना है 373। अगर आप ये सब कुछ सही से कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे डेल्टा यू आ जाएगा, सिंस ये किलो जूल में था, आर भी किलो जूल में था, तो डेल्टा यू भी किलो जूल में ही आएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका पहुंच जाएगा कितना, आंसर पहुंच जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। तो इतना किलो जूल पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर अगर ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर आंसर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर, आपसे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज इतना इतना किलो कैलोरीज पर मोल, द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना। ओके, ध्यान से सुनना, ये फेज ट्रांजिशन की बात चल रही है। फेज ट्रांजिशन में अगर डेल्टा एस निकालते हैं, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल आपके पास यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब हो रहा है कि आपके पास आइस है H2O लिक्विड,
is going into H2O, sorry ice है ना, H2O solid is going into H2O liquid, melting चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपरली लिख देता हूँ, एक बार दोबारा लिखता हूँ, सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि H2O आपके पास आइस फॉर्म में है, मतलब सॉलिड है, जो कि H2O पिघल रहा है, H2O लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एस निकालोगे तो दैट डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ लिक्विड फॉर्म माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड फॉर्म, and that will nothing be equals to delta H of, you can say, fusion divided by T, जिस टेम्परेचर पे काम हो रहा है, that will be melting point, you can say, that will be melting point। अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा एस आपको निकालना है, और डेल्टा एच आपको दे रखा है, टी आपको दे रखा है, तो जब सब कुछ दे ही रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एच अपॉन टी हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। बट ये याद रखना, देखो यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है किलो कैलोरीज में दे रखा है डाटा, बट आंसर कैलोरीज में दे रखा है, तो किलो कैलोरीज को कैलोरीज में कन्वर्ट करना आपकी ड्यूटी बनती है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट जरूर कर लेना। 1.35 है, इसको आप यहाँ पे 1000 और लगा लो, ये कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और टी कितना दे रखा है 273। तो बस इसको सॉल्व करने की मेहनत अपने आप करो, एक बार आंसर मेरे को कंफर्म करना मैंने सही निकाला कि नहीं। यार 5.26 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो 5.26 के हिसाब से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2012 पेपर। आपसे कह रहा है कि which of the following reaction the delta S naught is positive and standard gas free energy delta G naught decreases sharply with increase in temperature। ओके सुनना, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये, चाहिए आपको पॉजिटिव, आपको डेल्टा एस नॉट कैसा चाहिए, ये आपको चाहिए पॉजिटिव, ये तो आपको इसने क्वेश्चन में बताया। ऑब्वियसली अगर जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, है ना, तो डेल्टा जी उतना ज्यादा आपका डिक्रीज करेगा। तो मतलब सिंपली बस आपको ये जानना है कि डेल्टा एस नॉट किस में सबसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीज करेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ पे हाफ मोल ऑफ गैस है जो कि 1 मोल ऑफ गैस में जा रहा है। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ता है तो डेल्टा एस आपका कैसा होता है, डेल्टा एस आपका इंक्रीज होता है, डेल्टा एस इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस घटता है तो डेल्टा एस आपका डिक्रीज होता है। यहाँ देखोगे तो आपके पास कितना है, 1.5 मोल्स ऑफ गैस है जो कि 1 मोल में जा रहा है, तो यहाँ पे मोल ऑफ गैस बढ़ रहे घट रहे हैं, दैट्स व्हाई एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखोगे तो आधा मोल ऑफ गैस है और इधर 0 मोल ऑफ गैस है, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखोगे तो आपके पास आधा मोल ऑफ गैस है और यहाँ पे भी आधा मोल ऑफ गैस है, तो डेल्टा एस आपका यहाँ पे ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो सेम रह रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इंक्रीज तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही हो रहा है, हमें वही ऑप्शन चूज करना था जिसमें डेल्टा एस आपका इंक्रीज होगा, दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2011 पेपर। आपसे कह रहा है कि आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, और ये ऊपर कुछ रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, तो इनके हेल्प से आपको इसका डेल्टा एच निकालना है। तो ऑब्वियसली मेरे को एक बात तो ये पकड़ में आ रही है कि फाइनल इक्वेशन में ए नहीं दिख रहा है, तो मेरे को किसी तरीके से इस ए को काटना है। तो या तो इस रिएक्शन को हाफ करके इससे सब्सट्रैक्ट कर दूं, या फिर इस रिएक्शन को सीधा लाके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर दूं। तो दोनों में से कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई या इसको हाफ से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ए से ए कट जाए। ये तो मेरे को एक बात पकड़ में आई। दूसरी बात पकड़ते हैं, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 1b है, जबकि फाइनली मेरे को 1b चाहिए। तो मेरे को ये बात पकड़ में आ रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करूंगा, तो इसके 2b से इसका 1b 3b कट जाएगा, 1b रह जाएगा। तो कुल मिला के तीनों रिएक्शंस को एनालिसिस करने के बाद मेरे को एक बात ये पकड़ में आई कि ये जो चौथी इक्वेशन मेरे को बनानी है, चौथी इक्वेशन को बनाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को पहली इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर दूसरी इक्वेशन को एज इट इज इसमें ऐड कर दूं, और तीसरी इक्वेशन को एक्चुअली में सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये करना। अगर तीसरी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा तभी तो इसका ए से इसका ए कटेगा ना, तभी तो ये काम हो पाएगा। तो अगर जो जो काम आप इस रिएक्शन के साथ कर रहे हो वो इनके डेल्टा एच के साथ करना, कि डेल्टा एच 4 निकालने के लिए आपको ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच 1 लेना पड़ेगा, प्लस डेल्टा एच 2 लेना पड़ेगा, और उसमें डेल्टा एच 3 आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच 1 का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ 150, ये लेके चलना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ 150, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 150 प्लस -1 125, ठीक है। और इसको माइनस में डेल्टा एच थ्री इज नथिंग बट प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया ना, तो दैट विल बी 350। तो डेल्टा एच थ्री 350 है, उसको माइनस कर दिया तो माइनस 350 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 300 माइनस 125 माइनस 350। तो ये सॉल्व करो, सॉल्व करके बड़े प्यार से आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल डेल्टा एच निकालते हैं, दैट विल बी डेल्टा एच जो हमें निकालना है।
तो इट विल कम आउट टू -175 किलो जूल पर मोल। तो आंसर शुड बी 175 किलो जूल पर मोल। वो ऑप्शंस में ढूंढोगे तो ऑप्शन में कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2011 पेपर। आपसे कह रहा है सिंपली वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन कह रहा है ना। फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है कि ऐसा केस है कि आपके पास कोई एक बीकर है यहाँ पे, उसमें ये कोई दूसरा बीकर है और यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है। आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ तो रखी गैस और यहाँ रखा वैक्यूम। वैक्यूम मतलब तो ये है कि यहाँ पे हवा भी नहीं है। तो जब ये गैस एक्सपैंड करेगी, अगर आपने इसको ओपन कर दिया इस बीकर को, तो गैस जब इधर से इधर भागेगी तो उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। इवन इसको रोकने के लिए हवा भी नहीं है। तो जब रोकने के लिए कोई भी नहीं होता है, हवा भी नहीं होती है, तो पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है तो डब्ल्यू का फॉर्मूला ही होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, होता है ना। तो उस हिसाब से आपका डब्ल्यू जीरो हो गया, तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया, पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। क्वेश्चन में लिखा है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक है तो क्यू भी जीरो है। अच्छा जी, क्यू भी जीरो हो गया। आपको फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू नो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अब ये दोनों जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हो? तो डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली बात है अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा टी भी जीरो हो गया। अगर डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, पी एक्सटर्नल जीरो है, तो अगर बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आप चूज करने की कोशिश करो तो क्यू जीरो, डेल्टा टी जीरो और डब्ल्यू जीरो, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2011 पेपर। आपसे कह रहा है कि ये रिएक्शन का डेल्टा एच आपको दे रखा है, तो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड कितना होगा? तो सोचो ना, आपके पास क्या है, आपके पास दो एच एच के बॉन्ड एटम्स हैं, उनको जोड़ के आपने एच एच बॉन्ड बना दिया। बैलेंस फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये अगर चार है तो ये आपके पास दो है। ठीक है, अगर इसका मेरे को बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड निकालना है तो क्या लिखूं? ऐसे लिखूं कि आपके पास अगर कोई एच एच बॉन्ड था, एच और एच आपस में जुड़ा हुआ था, आप कितनी एनर्जी दो सो दैट कि ये बॉन्ड टूट जाए और ये एच और एच एटम आपस में अलग अलग हो जाए, ऐसा हो जाए। तो आपको मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन सोचना है। ठीक है ना, आपके पास कुछ ऐसा है कि आपको इसका रिवर्स रिएक्शन सोचना है। तो रिवर्स रिएक्शन अगर सोचूंगा तो डेल्टा एच इसके रिवर्स के लिए कितना हो जाएगा? इसका रिवर्स लिखो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H2 इज गिविंग यू 4H। इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना हो जाएगा? वो माइनस से माइनस है ना, -869.6 हो जाएगा, प्लस में 869.6 किलो जूल। ये हो जाएगा आपका क्या? डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन, इसका रिवर्स का रिएक्शन। ठीक है, तो इसके रिवर्स का डेल्टा एच अगर इतना आ जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डिवाइड बाय टू और करना पड़ेगा। तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए तो वो हो जाएगा 869.6 डिवाइड बाय टू। तो अगर आप ये काम कर देते तो आपको ये पता लग जाएगा इसे एच एच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी कितना? प्लस में 434.8। तो 434.8 किलो जूल एनर्जी आपकी लगेगी। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। और वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब है। जब भी कभी कोई बॉन्ड आपको तोड़ना होता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन सी ही आएगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2011 पेपर। आपसे कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 30 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस, द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस वुड बी क्या? अच्छा, एंथैल्पी चेंज दे रखा है। सुनो जरा, अगर आपको क्या हो रहा है, लिक्विड वाटर से स्टीम बन रहा है। सोचो आपके पास H2O लिक्विड है, उससे H2O गैस बन रहा है या वेपर बन रहा है। तो ऐसे में अगर डेल्टा एस निकालो तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्या होगा? एस ऑफ गैस माइनस एस ऑफ लिक्विड, यही तो होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टी, एंड दिस टी इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये काम है। तो अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी। तो डेल्टा एस अगर आपको निकालना है किसमें? जूल में। यहाँ दे रखा है किलो जूल में, तो बस इसे जूल में जरूर कन्वर्ट कर लेना। ये हो जाएगा 30,000, इतना जूल हो जाएगा, डिवाइड बाय टी। टी को कैल्विन में डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, तीन से तीन कट गया, ये तो कितना आ गया? 100 जूल आ गया। तो 100 जूल पर कैल्विन पर मोल, पर कैल्विन पर मोल। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 पेपर। आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। अगर ऊपर वाले दो रिएक्शन का डेल्टा एच आपको पता है तो सोचा करो, ध्यान से सोचोगे तो आपको सब दिखेगा कि ऊपर वाले रिएक्शन के साथ क्या करो सो दैट कि नीचे वाले रिएक्शन का रिएक्शन बन जाए। तो ऐसा क्या करें? आपको ये करना पड़ेगा, सोचना। करना क्या पड़ेगा आपको? यहाँ CO2 तीन है, यहाँ एक है,
हाँ, और यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे 1 Fe है, ठीक है? और आपको फाइनल इक्वेशन में Fe चाहिए ही नहीं, कैंसल आउट करना है। तो भाई यहाँ से एक रफ सी बात पता लग रही है कि अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में ऐड कर दूं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में आपका अच्छा नहीं, ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूँ और सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 3 CO2 से ये 2 CO2 कट जाएंगे, जिसकी वजह से 1 CO2 रह जाएगा। ये 2 Fe से ये 2 Fe कट जाएगा आपस में, ये तो जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, 3 CO से आपका 2 CO कट जाएगा तो 1 CO रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली Fe2O3 में से आपका ट्वाइस ऑफ Fe2O3 माइनस हो जाएगा तो Fe2O3 यहीं रह जाएगा, और माइनस टू ट्वाइस ऑफ Fe2O3 इधर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, 2FeO बन जाएगा। तो एक बात समझ में आई कि अगर आपको तीसरी रिएक्शन निकालनी है, उसको निकालने के लिए आपको पहली रिएक्शन पकड़नी पड़ेगी और उसमें से ट्वाइस ऑफ सेकेंड रिएक्शन आपको सब्सट्रैक्ट करनी होगी। तो बस जो आप रिएक्शन के साथ करते हो वही इसके डेल्टा एच के साथ करना पड़ेगा। तो पहला क्या, डेल्टा एच कितना, -26.8 माइनस ट्वाइस ऑफ -16.5। ऐसा अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर बताना। तो ये आना चाहिए प्लस का 6.2 किलो जूल। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, प्लस 16.2 किलो जूल। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 पेपर। आपसे कहता है कि फॉर द वेपराइजेशन ऑफ वन वाटर at 1 atm pressure and delta H and delta SR इतना, then temperature is कितना when gas free energy of the transformation is zero। आपको पता है gas free energy का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अगर डेल्टा G जीरो कह रहा है तो इसका मतलब डेल्टा G अगर जीरो हो जाता है तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S जीरो हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाता है टी डेल्टा S। आपको यहाँ पे अगर T निकालना है तो T विल बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए फाइनली। तो अच्छा ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस आपको दे रखा है, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना है, किलो जूल में दे रखा है, जूल में दे रखा है। या तो दोनों को किलो जूल कर लो या फिर दोनों को जूल कर लो। जैसे अगर मैं इसको जूल कर दूं, ये पहली वाली चीज, ये क्या चीज है, ये है डेल्टा एच। इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो 40.63 इंटू 1000, ये जूल में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय 108.8। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकालना, इट शुड बी कैल्विन। तो ये आंसर अपने आप कैल्विन में आ जाएगा। तो टेम्परेचर जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने तो विल कम आउट टू बी 373.43। ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आप चूज करने की कोशिश करो तो बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 पेपर। आपसे कह रहा है 3 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपैंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी क्या। तो वर्क डन तो जीरो ही हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब वैक्यूम वाला जो एक्सपेंशन होता है उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। कुछ ऐसा सा होता है कि आपके पास एक ये बीकर है, एक ये कोई दूसरा बीकर है, और यहाँ पे आपके पास इस चैम्बर में मान लो कोई गैस है और इधर वैक्यूम है। तो जब ये गैस ऐसे एक्सपैंड होगा ना, अगर आप इसको इसको ओपन कर दोगे और ये गैस एक्सपैंड होगा, तो उसको एक्सपेंशन को रोकने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, इवन हवा भी नहीं है, वैक्यूम में तो हवा भी नहीं है। सिंस यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसको रोकने के लिए पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। और पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाता है तो ऑब्वियसली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो जब पी एक्सटर्नल जीरो है तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाता है। तो बस आपसे ये डब्ल्यू तो पूछ रहा था, तो डब्ल्यू तो जीरो होगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। तो ऑप्शन डी शुड बी योर आंसर। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.